हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम करें क्लास 12 का एक नया टॉपिक जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर प्रॉपर्टीज फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो जैसा कि मैंने नाम बोला है हमारे टॉपिक का, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। अब इक्विपोटेंशियल को अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूँ तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज इक्वी और सेकेंड इज पोटेंशियल। इक्वी का मतलब क्या होता था, हमने इक्वी डिस्टेंट के अंदर भी पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर। दैस इक्वी का मतलब होता है इक्वल एंड पोटेंशियल डेफिनेटली मीन्स पोटेंशियल। तो नेम पढ़कर ही मुझे क्या पता चल रहा है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं। ऐसी कोई भी सरफेस जिस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाए, वो सेम हो जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो एनी सरफेस जहाँ पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल इज सेम इक्वल, वो क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। या फिर अगर मैं बोलूँ कोई भी ऐसी सरफेस जिसके दो पॉइंट्स है, फॉर सपोज ए और बी, और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ दैट इज वी ए माइनस वी बी, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, ज़ीरो, या फिर सीधी वही बात है कि दोनों के पोटेंशियल कितने हो जाए, वो इक्वल हो जाए, तो वो होती है मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है इतना। नेक्स्ट कम द प्रॉपर्टीज फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। काफ़ी आसान सा टॉपिक है, जैसा जैसा आपने लास्ट उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था, वैसा ही कुछ सिमिलर हम पढ़ने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज है। तो पहला वो कह रहा है नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर वो मुझे कह रहा है कि अगर मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और उसके दो पॉइंट्स है, जैसे फॉर सपोज ए और बी है, यहाँ से मुझे एक टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास लेकर आना है, तो अकॉर्डिंग टू दी फैक्ट, अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी, वो मुझे कह रहे हैं कि उसको मूव कराने में कोई भी वर्क डन नहीं होगा। बट अगेन साइंस पढ़ रहे हैं तो मुझे एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, तो हम पूछ रहे हैं भैया वर्क डन क्यों नहीं होगा। तो देख लेते हैं। वर्क डन मुझे पता है क्या होता था, वर्क डन होता था Q इंटू वी, जहाँ पर Q क्या है मेरा चार्ज और V क्या है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो Q तो बन गया मेरा Q नॉट, जो भी मेरी टेस्ट चार्ज है, और V कितना है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट, VAB है। और मुझे पता है VAB दैट इज VA माइनस VB की वैल्यू एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस में कितनी होगी, दैट इज ज़ीरो होगी। तभी तो वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है। तो मतलब मेरा वर्क डन भी कितना हो गया है, ज़ीरो हो गया है। क्लियर। तो ये चीज़ मैंने प्रूव कर दी कि अगर मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी टेस्ट चार्ज या किसी भी चार्ज को मूव करवाना है तो उसमें वर्क डन कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड पॉइंट आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। वो कह रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑलवेज एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर रहने वाली है, नॉर्मल रहने वाली है। अब वो भी देख लेते हैं भाई हम कैसे कह रहे हैं, राइट। अब कोई भी सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है मेरे पास, फॉर सपोज दिस इज माय इक्विपोटेंशियल सरफेस EPS, राइट। कोई भी पॉइंट है या वो जो भी मेरे को रूल कह रहा है, वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा यहाँ पर थीटा कितना होगा, 90 होगा। अब मैं कह रही हूँ यार ऐसी कंडीशन लेके चलते हैं जहाँ पर थीटा जो था वो 90 नहीं था, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो किसी और एंगल पर नॉर्मल से मीट कर रही है। तो वो कुछ कुछ ऐसी फिगर बनती, ये मेरा सरफेस है और मैं कर रही हूँ, अब की बार ई जो बन रही है मेरी कुछ हद तक एक थीटा पे बन रही है, एम आई राइट। तो अब यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है, क्लास 11th हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी दो कंपोनेंट्स है और उसमें से कोई एक आर्बिट्री एंगल के ऊपर वो लोग हैं, तो हमारे पास उसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, दैट इज साइन थीटा और कॉस थीटा। तो मतलब मुझे क्या पता चल गया कि अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ना हुआ तो उसके पास दो कंपोनेंट्स होंगे, दैट इज ई साइन थीटा एंड ई कॉस थीटा। एंड डेफिनेटली अगेन मुझे किसी भी चार्ज को अगर मूव कराना है, दो कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, उन दो कंपोनेंट्स को कंसिडर करके कुछ ना कुछ तो वर्क डन मुझे कराना ही पड़ेगा। एंड फर्स्ट पॉइंट के अंदर मैंने पढ़ लिया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर वर्क डन कितना होता है, ज़ीरो होता है जब भी मुझे किसी चार्ज को मूव कराना है। तो क्योंकि वर्क डन ज़ीरो है, डेफिनेटली वहाँ पर दो कंपोनेंट्स रहे ही नहीं होंगे,
और दो कंपोनेंट्स ना रहने की ओनली एंड ओनली कंडीशन क्या होती है कि वो परपेंडिकुलर होगा। तो मेरे पास सेकेंड पॉइंट की भी एक्सप्लेनेशन आ गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। रीजन, क्योंकि अगर वो नॉर्मल ना होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड हैव 2 पॉइंट्स, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते, that is e sin theta and e cos theta, and to move a charge over the surface हमें कोई ना कोई वर्क डन कराना ही पड़ता, जो कि मुझे पता है वहाँ पर 0 होता है। क्लियर है? तो यही 2 पॉइंट्स मेन समझने वाले थे। थर्ड पे आते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वाइस वर्सा। अब यही पॉइंट आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी पढ़ा था, कुछ सिमिलर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी पढ़ा था कि जब भी वो फील्ड लाइंस क्लोजर होती थी तो हम कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, या वो दूर होती थी तो हम कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है और मैग्नेटिक फील्ड भी वीक है। तो सेम गोज हेयर, इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर भी वही चीज़ होती है कि अगर वो पास पास है मतलब वहाँ पर जो फील्ड थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, अगर वो दूर दूर है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो वीक होगी। राइट? अब इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये कैसे कह सकते हैं भाई हम। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज dv अपॉन में dr। एम आई राइट? अब dv क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस ही हुआ एक तरह से, जो भी 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और dr क्या है? डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर जो मेरा dv था वो 0 होगा। एम आई राइट? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है भैया, चेंज इन पोटेंशियल तो 0 ही जाने वाला है। या फिर मैं इसको बोलूँ कि जो मेरा v था वो कांस्टेंट होगा, तो उससे क्या हुआ, मुझे एक रिलेशन मिल गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है dr के। तो इसी ने मुझे सब कुछ क्लियर कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड dr के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जब भी डिस्टेंस कम होगा, जब भी पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी। एंड सिमिलरली जब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होंगी मतलब dr की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो e क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी। क्लियर हुआ थर्ड पॉइंट भी। फोर्थ इज अगेन वेरी वेरी इजी, no two equipotential surfaces can intersect each other। अगेन ये चीज़ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी पढ़ी है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए भी पढ़ी है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। एंड एक्सप्लेनेशन भी वही सेम है कि अगर किसी पॉइंट पे 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो इंटरसेक्ट कर जाती है, दैट वुड मीन कि उस पॉइंट पर 2 पोटेंशियल पोजेस हो रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। तो रीज़न, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, नहीं तो क्या होता कि एक ही पॉइंट पर 2 पोटेंशियल शो हो रहे होते जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यही थी हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो भी मेन है, इसकी एक्सप्लेनेशंस भी मैंने आपको समझा दी है। मेक श्योर आप वीडियो रिपीट कर कर एक बार अच्छे से नोट ज़रूर बना ले, उसको प्रॉपरली और समझ ले, और उसके बाद अगर कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हो क्लियरली। ठीक है? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, उस पर कॉमेंट करना, जितना हो सके क्लासमेट्स में शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।